हाय एवरीवन। तो चलो बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। तो जो अपना एनसीईआरटी है उसमें क्रेब्स साइकिल कुछ ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे जो ये जो पार्ट है वो क्रेब्स साइकिल का नहीं है, वो एक्चुअली लिंक रिएक्शन का है। तो इसको हमें स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये क्रेब्स साइकिल के बारे में जानने से पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिंक रिएक्शन की। तो हमें पता है कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो उससे हमें पायरुविक एसिड मिलता है। कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पर यहाँ इस रिएक्शन में हमें एक ही पायरुविक एसिड मिल रहा है ना। एक ही पायरुविक एसिड को रिएक्ट करा के हमें एसिटाइल कोएंजाइम में और CO2 और NADH निकलते हुए दिख रहा है। पर अगर यही सोचो कि अगर यहाँ पे दो पायरुविक एसिड होते तो क्या दो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं निकलते? ऑब्वियस है, निकलते। अगर दो पायरुविक एसिड है तो ऑब्वियस है दो एसिटाइल कोएंजाइम में और दो NADH और दो CO2 भी निकलते, है ना। अगर इतना है, अब एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, जो पायरुविक एसिड है ना उसमें 3 कार्बन होते हैं। कितने? 3। और यहाँ पे कितने हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड है, यहाँ पे हमें 3 कार्बन मिलते हैं, यहाँ पे हमें 2 कार्बन मिलते हैं। तो एक कार्बन कहाँ गया? वो एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया। इसीलिए जो हमारा ये लिंक रिएक्शन है ना, इसको एनसीईआरटी ने लिखा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखोगे तो वहाँ पर आप पाओगे कि ये जो लिंक रिएक्शन है इसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है CO2 का निकलना। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम हुआ है। अब एक कार्बन कम हुआ है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो निकला होगा, वो CO2 के फॉर्म में निकला है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है। क्रेब्स साइकिल में भी जहाँ जहाँ कार्बन नंबर कम हो रहा है वहाँ वहाँ कौन निकल रहा है? CO2। अगर CO2 निकल रहा है तो साथ में NADH भी निकलेगा। ओके, इतना हमें याद रखना है। क्यों NADH क्यों निकल रहा है? क्योंकि मान लो ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, मानना क्या है ये, तो ये 3 कार्बन का है। अब यहाँ से ये C निकल गया, CO2 के फॉर्म में ये निकल गया। तो इसके जो H हैं वो उसका क्या होगा? उसको इसके जो 2 H हैं उसको कौन अपनाएगा? उसको अपना रहा है अपना NAD+। तो ये जो NAD+ है वो C के H को अपना के एक NADH और H+ बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ CO2 निकल रहा है वहाँ वहाँ कौन निकलेगा? NADH H+। ओके, इतना समझा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इसको इस रिएक्शन का काम करवा रहा है वो कौन है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये हो कहाँ पे रहा है? ये जो लिंक रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है अपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये सब चीज़ हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी को खोल के रखें जब मैं बता रही हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि मैं कह क्या रही हूँ, आप लिंक कर सको हर चीज़ से। ओके, तो ये चीज़ हमें समझ आई। अब देखो यहाँ पे, अब जो अपना क्रेब्स साइकिल का जो इमेज है वो कुछ ऐसा है। पर अगर आप क्रेब्स साइकिल के बारे में साइड में जो लिखा है, इस क्रेब्स साइकिल के बारे में यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है ना, वो चीज़ अगर आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जो सिट्रिक एसिड है उसके बाद इन्होंने आइसोसिट्रेट के बारे में भी बताया है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बारे में भी बताया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो शायद हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने हमारा खुद का डायग्राम बना के लाई हूँ। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। ओके, प्लीज़ बुक निकाल के रखो ताकि हमें आगे समझ आए। तो सबसे पहली बात, जो अपना क्रेब्स साइकिल है उसका नाम किस बेसिस पे पड़ा है? हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्रेब्स साइकिल दी थी। इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं मेंबर नहीं बोल रही, प्रोडक्ट, अपना फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है? सिट्रेट। इसके नाम पर हमारा जो क्रेब्स साइकिल है उसको हम ये क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसी को कहते हैं। अब देखो, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना, ये पहला मेंबर होता है। ये क्या है? पहला मेंबर है। ठीक है, ये पहला मेंबर है, ये पहला प्रोडक्ट है। ओके, अब पहला मेंबर है, इसका कितना कार्बन है? 4 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अब यहाँ से यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं 4 कार्बन से 6 कार्बन में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पे कुछ तो 2 कार्बन का ऐड हुआ है जिसकी वजह से ये 6 कार्बन में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? यहाँ पे 4 कार्बन से अगर हम 6 कार्बन में आ रहे हैं तो ऑब्वियस यहाँ पे 2 कार्बन का कुछ तो ऐड हुआ होगा, तभी तो हमें ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है? लिंक रिएक्शन से। मुझे लग रहा है मैं बहुत फास्ट हो रही हूँ। ओके, फिर से अभी तक मैंने जितना बताया उसको एक बार आंख बंद करो और आराम से समझो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन।
तो अभी मैंने क्या बोला, ये 4 कार्बन है, ये 6 कार्बन है। 4 कार्बन अगर 6 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ कोई तो चीज़ है जो 2 कार्बन की थी, ऐड हुई है, तभी हमें 6 कार्बन मिला है। ठीक है, अब वो 2 कार्बन वाली चीज़ कौन है, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसका फॉर्मेशन हमने कहाँ देखा था, लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में हमने देखा था ना, यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल रहा है ना, तो वही एसिटाइल कोएंजाइम ए अभी यहाँ पे आके सिट्रेट को बना रहा है, उससे ऐड होके 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, वो अब एक चीज़ और क्या मैंने बताया था उधर कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, हमारा कार्बन नंबर कम होगा। अगर कार्बन नंबर कम हो रहा है, क्या है मतलब कि वहाँ पे क्या निकल रहा है, CO2, और अगर CO2 निकल रहा है तो उसके साथ कौन निकलेगा, NADH भी निकलेगा। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ जहाँ CO2 निकलेगा वहाँ वहाँ NADH निकलेगा, और जहाँ कार्बन नंबर कम हो रहा है वहाँ CO2 निकलना ही निकलना है। अब ये है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये है 5 कार्बन, ये है 4 कार्बन। अब देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो भी कार्बन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भी कार्बन नंबर डिक्रीज हो रहा है। कार्बन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे CO2 और NADH निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पे एक CO2 और कौन निकल रहा है, एक NADH निकलेगा। और यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम पे जाएंगे, यहाँ पर भी एक CO2 और एक NADH निकलेगा। फाइनली इतना समझा, ओके लेट्स मूव ऑन। यहाँ से यहाँ पे हमने देख लिया NADH निकल रहा है। जैसे मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पे जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी एक NADH निकल रहा है। NCERT देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पर भी एक NADH निकल रहा है, पर यहाँ पर कोई CO2 नहीं निकल रहा है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ पर कोई CO2 नहीं निकल रहा है, यहाँ पे बिना CO2 के ही अपना NADH निकल रहा है। पर यहाँ पे CO2 और NADH साथ में निकल रहा है। ठीक, अब ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 4 कार्बन है, ये सब अब 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ से यहाँ तक जितना जा रहे हैं, अब यहाँ से पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कार्बन नंबर। यहाँ से यहाँ तक ही जितना डिक्रीज होना था हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा नॉर्मल है। अब अपनी NCERT में एक चीज़ लिखा है, जैसे हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट पे जाते हैं, कहाँ पे, सक्सिनेट पे जाते हैं, तो हमारा क्या निकल रहा है, GDP जो है वो GTP में ट्रांसफॉर्म हो रही है। GDP क्या बना रही है, GDP वो क्या बना रही है, GTP। ठीक है, तो ये है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ व्हाट, फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यही चीज़ हम ADP से ATP का कन्वर्जन करते हैं ना, तो भी उसको भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे GDP है और ये GTP में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, जो GDP है, D मतलब क्या होता है, डाई, गुआनोसिन डाईफॉस्फेट, किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। यहाँ पे ट्राई है, डाई से ट्राई में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या है, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। ओके, अच्छा होप आपको इतना समझ आ गया हो। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है, वो है FADH2। तो इतना आपको याद रखना है, जहाँ पे F है वहाँ पे FADH2 निकलेगा, FADH2। तो फ्यूमेरेट पे जब हम जा रहे हैं सक्सिनेट से फ्यूमेरेट पे, तो वहाँ पे कौन निकल रहा है, FADH2। ओके, मैलेट तक कुछ भी नहीं निकल रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं फिर NADH निकल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ पे जब जा रहे हैं CO2 और NADH निकल रहा है, यहाँ पर भी CO2 और NADH निकल रहा है, यहाँ पे GTP निकल रहा है। ओके, अब देखो एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम ये पूरा क्रेब्स साइकिल याद रखते हैं कि कहाँ कहाँ किस स्टेप पे क्या क्या है। तो मैंने वो ट्रिक बनाई है, साइड में आप वीडियो देख सकते हो कैसी है वो ट्रिक। क्या है, क्या था यार, ओ सीता इस किताब से सारे फूल माले हटा। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमें समझ आ गई। अब हमें क्या देखना है कि इसमें NADH टोटल कितने निकले, एक यहाँ पे निकले कि यहाँ पे निकला कि यहाँ पे निकला, मतलब 3 NADH निकल गया। ठीक है, GTP कितना निकला है, यहाँ पे निकला तो 1 GTP भी निकला, 1 GTP। FADH2 कितना निकला, यहाँ पे एक FADH2 निकला। ठीक है, यहाँ पे कितना निकला, एक FADH2 निकला। ओके, पर हमें तो बताया जाता है कि 6 NADH2, 2 GTP, 2 FADH2 निकला, यहाँ पे 3 1 1 कहाँ से आ गए। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो 2 निकलता है लिंक रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड था। अगर 2 पायरुवेट था तो ऑब्वियस है 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलेगा। तो यहाँ पर तो एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ किया हमने,
है ना। एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर यूज़ किया है तो दूसरा अगर यूज़ करेंगे तो 6 तो होगा ही ना। तो ये रहा अपना जो टोटल नेट एटीपी कितना निकला है टीसीए में। तो 6 NADH2, 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP, एक एक निकल रहा था, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। तो टोटल हमारे पास 24 ATP निकला किसमें, क्रेब्स साइकिल में। सो फाइनली हमने ये एंड कर दिया। आई जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम पक्का पक्का आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।